हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। कलकत्ता से खड़गपुर जाने वाली लोकल में मैं लगभग पिछले हफ्ते से अक्सर उस पगली औरत को देख रहा हूँ। सांवला रंग, दरमियाना कद, उम्र यही लगभग 25-26 होगी। वैसे अभी भी उसके उजारों पर उभार है, शरीर में लचक है, पाँव में गति है। पूरा दिन इधर से उधर घूमती फिरती है, नाचती है, गाती है, कभी जुड़ा बनाती है। बीच बीच में उसका संगीत भी चलता रहता है। तभी तो स्टेशन के कुली होकर यहाँ तक कि चंद बाबू भी एक बार उस पगली पर दृष्टि डाले बिना लौटना पसंद नहीं करते। रात के 11 बजे मैं ड्यूटी से लौटा तो देखा बुकिंग ऑफिस के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म में रेल के बाबू को अपनी तरफ आते देखकर कुछ गांव वाले मुसाफिर अदब से एक तरफ हट गए तो मैं भी मौके पर पहुंच गया। मैंने देखा वही औरत हाथ में जूता पकड़े भद्दी भद्दी गालियां बक रही थी। एक कूली ने बताया, अरे बाबूजी, इस औरत का मीमो काट कर हवालात भेज दो। इसने चटर्जी बाबू को जूता मार दिया है। पगली है बाबू। मैंने उस पगली की ओर उन्मुख होकर पूछा, क्या बात है, क्यों मारा तुमने जूता? क्रोध से उसका मुख तमतमा गया। परेशानी पर पसीने की बूंदें आ गई। अग्निय नेत्रों से मुझे देखकर बोली, अरे बाबू, मैंने तो इसे सिर्फ जूता ही मारा है। पिस्तौल होती तो गोली मार देती। तू जानता है, मुझे नोट दिखाता है जैसे मैं मरी जा रही हूँ इसके नोटों के बिना। पूरा दिन सिर पर सामान लादे इधर से उधर मारे मारे फिरते हैं और शाम को नोट वाले बन जाते हैं। नोट दिखाना है तो घर जाकर अपनी माँ बहन को दिखाए। मैंने एक भीड़ से कहा, क्यों मजमा जाम रखा है तुम लोगों ने यहाँ? जाओ सब अपना अपना काम करो। वो तो पगली है, क्या तुम सब भी पागल हो गए हो? उसे छेड़ोगे तो गाली तो देगी ही ना, पूजा तो करने से रही। फिर मैंने उसे वहीं काउंटर पर खड़े खड़े ही आवाज़ दी, ए पगली सुनो। वो धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़कर बोली, पगली तो दुनिया है बाबू। मुझे पुकारना है तो रुक्मणी कहो। रुक्मणी, देखो यहाँ मत फिरो। सामने मसूरी एक्सप्रेस खड़ी है, उसमें बैठकर दिल्ली चली जाओ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं टीटी बाबू को बोल दूंगा। क्यों बैठूं मैं गाड़ी में? क्या मरना है मुझे? कहीं टकरा गई तो? मैं तो हवाई जहाज में भी नहीं बैठूंगी। अब तो वो भी आसमान से सीधे धरती पर गिर जाते हैं। इंसान की लाश का भी पता नहीं चलता। अरे बाबू, मैं तो रॉकेट में बैठकर जाऊंगी। तुझे तो कोई खबर ही नहीं है। तेरी छुक छुक भक भक करती घिसी पिटीती रेलगाड़ी का ज़माना गया। अब तो तू भी इस्तीफ़ा दे दे रेल को।
रॉकेट में बैठूंगी और तुझे भी बिठाऊंगी। बैठेगा रॉकेट में? मैंने अपने आप से पूछा, क्या यह वाकई पागल है? रेल के एक्सीडेंट से लेकर विमान दुर्घटनाओं का इसे ज्ञान है। रॉकेट को ये जानती है, फिर भला ये पागल कैसे हुई? पगली को दिमाग से हटाकर मैंने काम करना शुरू किया। अगले 3 घंटों तक मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने चैन की सांस ली। तभी मेरे बगल के काउंटर से सेठी साहब ने पुकारा, रमेश बाबू। पगली क्या कह रही थी? बड़ी हंस हंस कर बातें हो रही थी। सब ठीक तो है? मेरे दिमाग में वही पगली घूम गई। बोला, यार सेठी, मुझे तो वो बिल्कुल भी पागल नहीं लगती। तुरंत जवाब देती है, कहाँ चली गई? नज़र आए तो बुलाना। काउंटर की खिड़की से मैं वेटिंग रूम की भीड़ भाड़ में के बीच इसे खोजने लगा। वो मुझे नज़र आ गई। किनारे की बेंच पर बैठकर जूड़ा बांध रही थी। मैंने हाथों के इशारे से उसे बुलाया, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। मुंह से आवाज़ निकलने वाली ही थी, पगली, लेकिन शब्द गले में ही अटक कर रह गए। अचानक मुझे ध्यान आ गया। रुक्मणी। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, थोड़ा हंसी, फिर धीरे धीरे चलकर काउंटर के पास आ गई। तब तक सेठी भी मेरे पास आकर खड़े हो गया था। बड़े अंदाज से बालों को झटका देकर उसने पूछा, क्यों बुलाया तुमने बाबू? रात के 2 बज रहे हैं, अभी तक तू इधर उधर घूम रही है। रखा क्या है इस मुसाफिर खाने में? जाकर कहीं पड़ी रह। सेठी ने उसे डपट कर कहा, अरे बाबू, अगर रात को जागूं नहीं, हंसूं नहीं, रोऊं नहीं, गाली गलोच ना करूं, लड़ाई झगड़ा ना करूं, तो मुझे पागल कौन कहेगा? मैं तो पगली हूँ, पगली। लेकिन मुझे लगता है तू ज़रा भी पागल नहीं है। सब समझती है, जानती भी है। पता नहीं तुझे पागल कहलाना क्यों पसंद है। वो खिलखिलाकर हंस दी। तू गलत कहता है बाबू। तेरी दुनिया का हर आदमी मुझे पागल कहता है। आज से नहीं, बचपन से, 3 साल की उम्र से। सुनेगा मेरे इस पागलपन की कहानी को? मैंने सहज ढंग से सिर हिलाकर उसकी कहानी सुनने की इच्छा प्रकट की, तो उसने कहना शुरू किया, मैं गरीब माँ बाप के घर पैदा हुई थी। बाप मुंशी के जंगलों में लकड़ियाँ काटता था। माँ मुंशी के घर बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी। एक दिन मैंने मचल कर कहा, माँ, मुझे भी दौड़ने वाली मोटर चाहिए। माँ ने डांट डपट कर चुप करा दिया। फिर एकाएक मेरे सर पर हाथ रखकर स्नेह से बोली, पगली कहीं की। तब मैं 3 साल की थी। अनजाने ही मेरे मन मस्तिष्क में सवाल उपजा, क्या चाबी वाली मोटर मांगने से कोई लड़की पगली हो जाती है? समय गुजरा। माँ का स्नेह में हाथ सर पर से उठ गया। माँ की जगह मुंशी के घर
झाड़ू पोछा बर्तन मैं करने लगी। एक दिन मुंशी के बेटों को तरह तरह के रंग बिरंगे किताबों के पन्ने पलटते देखकर मेरे मन में भी अभिलाषा जागी। घर आकर बाबू के आगे मचल उठी। मैं भी किताबें पढ़ूंगी बापू, स्कूल जाऊंगी। बापू ने निर्विकार कर भाव से मेरी ओर देखकर कहा, पगली कहीं की। तब मैंने दोबारा सुना था इस शब्द को। उस समय मैं यही कोई 8 बरस की रही होंगी। मन ही मन बहुत विश्लेषण करना चाहा था मैंने कि मुंशी का लड़का चाबी वाली मोटर दौड़ा सकता है, रंगीन पन्नों वाली किताबें पढ़ सकता है, उसे कोई पागल क्यों नहीं कहता। फिर मैं ही क्यों पागल। लेकिन आज तक मैं इस पहेली को नहीं सुलझा पाई। समय और आगे बढ़ा। एक दिन लकड़ी काटते काटते दरख्त से गिरकर मेरा बापू भी चल बसा। उस दिन मैं बहुत रोई। एकाएक मैंने इस शब्द को फिर सुना। मुंशी धर्मचंद्र मेरे सर पर हाथ फेर कर कह रहे थे, पगली कहीं की, भला कोई इस तरह रोता है। जो चला गया वो तेरे आंसुओं से वापस लौट आएगा क्या। चल उठकर आंसू पोंछ ले और कुछ खा पी ले। तब मैं 13वां पार कर रही थी। मन में सवाल उठा, क्या आकस्मिक रूप से मरे हुए बाप की स्मृति में उसकी इकलौती निस्सहाय गरीब लड़की का रोना भी दुनिया वालों को पागलपन दिखता है। मुंशी धर्मचंद्र मेरे लिए दयालु सिद्ध हुए। उन्होंने मुझे अपने घर में शरण दी। वहाँ मुझे खाने पीने पहनने ओढ़ने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। मैं मन ही मन धर्मचंद्र की पूजा करने लगी। उनका हुक्का भरती, चाय ले जाती, जूता पॉलिश करती। कभी कभी वो मेरे गाल पर हल्की सी चपत मार कर कहते, अब तो तेरा मन लग गया ना यहाँ। मैं शर्मा कर भाग जाती। एक दिन मेरी यह धारणा एकदम नष्ट हो गई। मुंशी जी ने चाय की प्याली पकड़ते ही मेरी कलाई बहुत जोर से पकड़ ली। मुझे अपनी गोदी में धकेलकर मेरे बालों को सहलाकर मुझे खूब चूमने लगे। मैंने साफ साफ उनकी आंखों में पाशविक वासना की भूख देखी। अब मैं मुंशी जी से बहुत सावधान रहने लगी थी। जीवन का वो विषक्त दिन भी आ गया। उस दिन घर में कोई नहीं था। 11 बजे तक मैं घर का काम निपटाती रही। उस दिन थोड़ी सी हरारत भी महसूस हो रही थी। निढल होकर बिना कुछ खाए पिए मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई। धीरे धीरे मेरी आंखें मूंदने लगी और मैं सो गई। एकाएक मुझे लगा मेरे शरीर पर जैसे कुछ रेंग रहा है। आंखें खुली तो देखा मेरे सामने धर्मचंद्र खड़ा है। मैंने एक नज़र खुद पर डाली। ऐसा लगा जैसे मैं धरती में समा जाऊंगी। वो बब्बर पशु की तरह मुझ पर टूट पड़ा। दिल मिलाकर मैंने सामने रखे कांच के जग को उठाकर
उसके सर पर दे मारा। उसकी पगड़ी सिर से छिटक गई। इधर उधर लहू की कुछ बूंदें गिरी। शीघ्रता से उठकर मैंने अपने नंगे शरीर को ढका और घर से बाहर निकल आई। उस दिन फिर वो ही शब्द पगली सुना। मेरा चैन समाप्त हो गया। मैं मन ही मन घर से बाहर निकलने के अवसर ढूंढने लगी। एक दिन मैंने अपना अनिश्चित भविष्य निकल पड़ी। किसी तरह स्टेशन पहुंची। मैं नहीं जानती कौन सी गाड़ी थी, डब्बा कौन सा था, गाड़ी किधर जा रही थी। बस मैं तो एक झटके से चलती गाड़ी के एक डब्बे में घुस गई। मेरा दम फूल रहा था। मैं बुरी तरह हाफ रही थी। एकाएक किसी ने मेरी तंद्रा भंग की। यहाँ कैसे आ गई? यह तो फर्स्ट क्लास है। मैंने देखा सफ़ेद खद्दर के वस्त्रों से सुसज्जित व्यक्ति अपने हाथों में पकड़ी मैगजीन उलटता पुलटता हुआ मुझे देख रहा है। मैंने याचना भरी निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, बहुत दुखियारी हूँ साहब, मैं ज़मीन पर बैठकर ही चली जाऊंगी। आँखों से धूप का चश्मा उतारकर उसने गौर से मुझे देखकर पूछा, कहाँ जाना है? मेरा तो कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है। वो मेरा निरीक्षण करता रहा, फिर बोला, अजीब बात है, ना कोई पता ना ठिकाना, फिर भी तू गाड़ी में बैठ गई। बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी मिलेगा? भूख भी लगी है, मैंने ज़मीन पर बैठकर पूछा। वो हंसकर बोला, ज़मीन पर नहीं, यहाँ सीट पर बैठो। मेरे पास सारा डब्बा खाली पड़ा है। उसने पानी की बोतल मुझे पकड़ाते हुए कहा। फिर फलों की टोकरी में से 2 सेब और अंगूर निकाल कर बोला, ऐसे नहीं, पहले सीट पर आराम से बैठकर थोड़ा सुस्ता लो, फिर खाओ। सहमते सहमते मैं उसकी गुदगुदी सीट पर बैठ गई। पानी पिया, 1-2 नहीं, पूरे 3 गिलास। फिर फलों पर टूट पड़ी। एकाएक वो मुस्कुरा उठा। जेब से बटुआ निकाल कर खोला। मैंने चौंक कर देखा। 100 के इतने नोट। एक 10 का नोट मुझे देकर बोला, इसे पास रख लो, बहुत काम आएंगे। कांपते हाथों से जैसे ही मैंने नोट थामा, वो मेरी छातियों पर हाथ फेरने लगा। मुझे उस बाबू में मुंशी धर्मचंद नजर आया। वही नजरें, वही मुख। मैं बिफर कर खड़ी हो गई। वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। तभी मेरी नज़र जंजीर पर गई। मैं जंजीर पर लटक गई। मुझे ऐसे करते देख वो परेशान हो गया। फिर खिड़की के पास आकर बोला, अरे कोई है गार्ड साहब, जंजीर मैंने खींची है। इस डब्बे में एक पगली घुस आई है, पता नहीं क्या करेगी, इसे निकालिए, सफ़र करना मुश्किल हो गया है। गार्ड और टीटी ने मुझे देखकर फिर हाथ पकड़कर बोला, बाहर निकल पगली, और धक्का मारकर मुझे उसने डब्बे के बाहर निकाल दिया। अरे बाबू, क्या क्या सुनाऊं तुम्हें।
3 वर्ष से 26 वर्ष तक इसी शब्द को सुनती आई हूँ। उत्सुकतावश सहानुभूति से द्रवित होकर मैंने पूछा, आगे सुनाओ, फिर क्या हुआ? फिर उस गाड़ी का टीटी मधुसूदन मुझे मिला। उसने मुझे पहचान लिया। उसने इशारे से मुझे बुलाकर चाय की प्याली मुझे दी पीने को और मेरी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद बोला, तुम्हें सहारा चाहिए रुक्मणी, मैं दूंगा तुम्हें सहारा। फिर होठों में बुदबुदा कर बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी से अपना घर बसाऊंगा। वो मुझे एक छोटे से कमरे में ले आया। उसने 2 चारपाइयाँ और बिस्तर जैसे तैसे जुटाए। 4-6 बर्तन भी ले आया। सचमुच उसने मुझे बहुत प्यार किया। हर दूसरे तीसरे दिन वो आता और बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाता। शाम को सैर कराता, कभी सिनेमा ले जाता और फिर बाहों में जकड़कर प्यार करता। स्नेह से बालों पर हाथ फेरता और फिर जल्द ही आने का वायदा करके काम पर चला जाता। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट थी। मेरे मन में अब कहीं कोई अरमान बाकी नहीं था। लेकिन मेरी बदनसीबी देखो, एक दिन ट्रेन के फुटबोर्ड से पाँव फिसलकर वो पटरियों के बीचों बीच कटकर इस संसार से विदा हो गया। उसकी विकृत लाश को मैं छू भी नहीं सकी। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी, पर लोग मुझे धुतकार रहे थे। क्या रिश्ता था तुम्हारा उस मधुसूदन से? मैं चीख कर बोली, मेरा सब कुछ तो यही है, मेरा घर, पति, मेरा सुहाग। मैंने लोगों को कहते हुए सुना, मधुसूदन तो शादीशुदा नहीं था, यह कोई पगली है, पगली, हटाओ इसको। और लोगों ने मुझे मार मार कर सच में अलग कर दिया। अंतिम समय में उस पवित्र आत्मा के कटे फटे शरीर को जी भर कर देख भी नहीं सकी थी। एकाएक वो गौर से मुझे देखने लगी, फिर बोली, बाबू, तुझे मैंने जो कहानी सुनाई है वो किसी को मत बताना, नहीं तो मुझे कोई भी पागल नहीं कहेगा। सेठी कह रहा था, यार आज इस पगली ने हमारा अच्छा टाइम पास कर दिया। और मैं अन्यमनस्क सा सेठी के समर्थन में हूँ कहता हुआ ना जाने किस सोच में पड़ गया। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।